स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों आज साइंस का सेट 8 है और इसमें भी कुल 20 प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तीनों से। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के बारे में। क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी, लगभग सारे शिक्षक साथियों जो हैं, वो सभी के सभी अभी असमंजस में हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। क्या सक्षमता परीक्षा बिना दिए ही हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा या राज्यकर्मी के लिए सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा? तो और इसके वजह से हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं या बहुत सारे जितने भी साथी हैं, वो तैयारी करना भी अब छोड़ दिए हैं, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा यहाँ कि जब तक गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी क्लियर नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता है, सामने नहीं आ जाती है बात कोई भी क्लियर कि सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तब तक हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इसलिए हम भी वीडियो बनाते हैं भाई, कि तैयारी करनी है हर हाल में जब तक सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं मिल जा रहा है, यानी नहीं देने का या देने का, तब तक आप लगे रहिए ईमानदारी पूर्वक। थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप तैयारी कर लीजिए। आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, उसके बाद खुद डिसाइड कर लिया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हम लोगों को अभी ईमानदारी से तैयारी करनी होगी, हमेशा की तरह लगन जिसको बोलते हैं, ये सबके अंदर होनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या है और क्या कहता है इसका। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चालक और कुचालक 2 होता है, लेकिन यहाँ पे चालक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए देता है, यहाँ पे दिया हुआ है चीनी मिट्टी, बी है अभ्रक, सी है कांच और डी है एल्यूमीनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है। आखिर विद्युत धारा जो होता है, ये प्रवाहित जो होता है, करंट जो पास होता है, आखिर हकीकत में यह क्या होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। किसी भी तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो करंट जो उसमें दौड़ता है, वह करंट किसके रूप में होता है? वह किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, वह करंट जो होता है, वह किसका प्रवाह होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है उसमें। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है विद्युत धारा के रूप में, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना जिसे हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आवेश, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। तो आवेश उसको बोलते हैं क्योंकि वह चार्ज होता है। क्या होता है भाई? चार्ज होता है, इसलिए उसको आवेश बोला जाता है हिंदी में। तो कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आवेश का मतलब होता है चार्ज। आवेश का मतलब चार्ज होता है और वह विद्युत की मात्रा जो होता है टोटल आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, बी कहता है वोल्ट, सी कहता है कूलम, डी कहता है ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। यानी विद्युत धारा जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर।
बहुत सारा जो होता है उसका SI मात्रक हम लोगों को याद कर लेना चाहिए और हमने हर एक वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन डाला है, तो उसको आप नोट करके कम से कम याद ज़रूर रखिएगा कि किसका SI मात्रक क्या होता है। यहाँ विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है? पहला नंबर कहता है एम्पीयर इक्वल टू ओम भागा वोल्ट यानी ओम बटा वोल्ट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है वोल्ट बराबर एम्पीयर बट्टा ओम, ये भी गलत है। सी कहता है वोल्ट इक्वल टू ओम भागा एम्पीयर, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है एम्पीयर इक्वल टू वोल्ट बट्टा ओम यानी वोल्ट भागा ओम, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पीयर इक्वल टू वोल्ट भागा ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? ऑप्शन ए है एल्यूमीनियम, बी है जिंक, सी है आयरन और डी है सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सोडियम, और सोडियम का संकेत क्या होता है भाई? Na होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। ध्यान दीजिए यह क्रियाशील क्यों होता है? यह इतना क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है कि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, यानी खुला अवस्था में रख दिया जाए, तो यह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह क्या होगा? सोडियम जल उठता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में जो है डुबा कर रखा जाता है। अब केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि वह नहीं जले भई, रिएक्शन नहीं करे। अब केरोसिन में क्या है आखिर कि जिसकी वजह से उसमें नहीं वह रिएक्शन नहीं कर पाता है? तो केरोसिन जो होता है, उसको जलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है केरोसिन को जलने के लिए। इसलिए केरोसिन में जो है सोडियम को डुबाकर रखा जाता है और वह वायु के संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए यह क्या होता है? सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आएगा, बाहर लाइएगा सोडियम को, तो क्या होगा कि जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा, वायु के संपर्क में आएगा, तो यह जल उठेगा। इसलिए यह सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हेमेटाइट, हेमेटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है जस्ता, डी है लेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? यानी अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गैंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गैंग। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य गैंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मिश्र धातु जो होता है उसमें 90% Cu यानी कि कॉपर, यानी 90% कॉपर है और 10% टीन है, तो उस मिश्र धातु का नाम है। यानी कि एक ऐसा मिश्र धातु है, मिश्र धातु तो बहुत सारा होता है जिसमें किसी का परसेंटेज कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है और एक से ज़्यादा को मिलाकर बनाया जाता है, एक से ज़्यादा धातु को मिलाकर बनाया जाता है, तो वह मिश्र धातु कहलाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। तो एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें 90% Cu यानी कि कॉपर है और 10% टीन है, कॉपर का मतलब तांबा होता है, 10% टीन है, मिला हुआ है, तो वह कौन-सा मिश्र धातु है? तो वह ब्रोंज होता है। इसमें पीतल दिया है, जर्मन सिल्वर दिया है, सोल्डर सोल्डर दिया है, ब्रोंज दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी ब्रोंज। एक मिश्र धातु में 90% यानी कि ब्रोंज एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? ध्यान दीजिए सामरिक जो होता है, सामरिक शब्द जो है यह सामरिक तो ऐसे योद्धा के लिए युद्ध स्तर पर सामरिक का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जिसका इस्तेमाल होता है वह सामरिक के लिए जो है योद्धा के रूप में युद्ध के लिए सामरिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सामरिक का मतलब होता है ऐसे दुर्लभ।
तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? मतलब कौन दुर्लभ में इसमें आता है, दुर्लभ महत्व है, कौन-सा धातु जो है दुर्लभ में है? मतलब दुर्लभ सामरिक का मतलब होता है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमीनियम, बी है टाइटेनियम, सी है कॉपर, डी है प्लैटिनम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। निम्नलिखित में कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? तो प्लैटिनम। प्लैटिनम एक ऐसी धातु है जिसको सामरिक महत्व की मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन-सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 जिसको बैटरी अम्ल भी बोला जाता है। तो निम्नलिखित में कौन-सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए है जिंक Zn, ऑप्शन नंबर बी है Fe आयरन लोहा, ऑप्शन नंबर सी है Cu यानी कि कॉपर तांबा, ऑप्शन नंबर डी है Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो इसमें राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा Cu। Cu यानी कि कॉपर तांबा। तो Cu यानी कि कॉपर एक ऐसी धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाइलम वाहिकाएँ किस प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं? जाइलम जो होती हैं, वह किस प्रकार की कोशिकाएँ हैं? ऑप्शन ए है मृत कोशिकाएँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मृत कोशिकाएँ। जाइलम वाहिकाएँ मृत कोशिकाएँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित रहता है? चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित रहता है? ऑप्शन ए है जाइलम वाहिकाओं के बीच, बी है मार्ग कोशिकाओं में, सी है चालनी नलिकाओं के बीच। तो चालनी पट चालनी नलिकाओं के बीच में अवस्थित रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? तो चालनी पट चालनी नलिकाओं के बीच में ही अवस्थित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालनी नलिकाओं के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? क्या कह रहा है? क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है कभी-कभी होता है, ऑप्शन डी कभी नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हाँ वाला आंसर हो जाएगा कि हाँ, खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? पौधा जो होता है उसमें जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है, उसका दिशा क्या होता है भई? ऑप्शन ए कहता है केवल ऊपर की ओर, बी कहता है केवल नीचे की ओर, सी कहता है दोनों की ओर ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, डी कहता है कोई नहीं। तो याद रखिए केवल ऊपर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर इसका जो रहता है पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा केवल ऊपर की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त है यानी रक्त क्या है? तो ऑप्शन ए है तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें सबसे मात्रा अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन देखते हैं क्या-क्या दिया है। प्रोटीन की, बी कहता है अकार्बनिक लवण की, सी कहता है ग्लूकोज एवं वसा की, ऑप्शन डी है जल की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जल की। ऑप्शन नंबर डी जल की, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
19 नंबर क्वेश्चन कहता है सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है क्या? किसको सीरम बोला जाता है? ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। क्या होगा भाई? फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, सीरम फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहलाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या भूल गए हैं सब्सक्राइब करना या पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटा वाला जो आइकन है, बेल आइकन जिसको बोला जाता है, उसको उस पर जो है प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफ़िकेशन पे जो है उसको दबा दीजिए, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएँगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा-सा लाइक करके प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? ऑप्शन ए है पेरिकार्डियल गुहा, ऑप्शन बी है पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी है पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन डी है कार्डियल पेशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।